हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 18 फरवरी। और जो भी महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं, जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उसको आपके सामने रखेंगे, एनालिसिस करेंगे। एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछता है उसके बारे में बताएंगे आपको। चलिए शुरुआत करते हैं। एमएसपी पे अध्यादेश लाने की मांग, किसानों के चौथे दौर। यहाँ पे बात कर रहा है एमएसपी। एमएसपी जो है हमने कई बार बताया आपको, एक बार फिर से शॉर्ट में बता देते हैं। एमएसपी जो है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एमएसपी के तहत 23 फसल को इंक्लूड किया गया है। 23 फसल आते हैं। इसमें जो है रबी फसल और खरीफ फसल, आप लोग एक बार जो है गूगल कर लीजिएगा रबी फसल और खरीफ फसल को, क्योंकि वहां से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपका रबी फसल में गेहूं हो गया, सरसों हो गया। खरीफ फसल में आपका धान, मक्का, मूंगफली इत्यादि देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे हम लोग अध्यादेश के बारे में जानेंगे। देखिए अध्यादेश जो है ना, ये राष्ट्रपति को पावर दिया गया है। राष्ट्रपति को पावर दिया गया आर्टिकल 123, याद रखिएगा कितना, 123। आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करने का पावर दिया गया है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा अगर नहीं चल रहा है, ठीक है, तो वहां पे राष्ट्रपति को पावर है कि अगर देश हित में अगर जरूरत है तो आप अध्यादेश ला सकते हैं। और वो जो है 6 हफ्ता के लिए वैलिड रहता है। ठीक है, कितना हफ्ता के लिए? 6 हफ्ता के लिए। लेकिन अब संसद जो चल तो नहीं रहा है, लोकसभा का तो कार्यवाही तो चल नहीं रहा है, तो जब भी कार्यवाही होगा तो आपको क्या करना है, जब भी जैसे कि मान लीजिए 6 महीना के बाद लोकसभा का जो है बैठक होता है, तो आपको क्या करना है, 6 हफ्ता के अंदर जब बैठक शुरुआत होगा तो उसके 6 हफ्ता के अंदर आपको वहां से क्या करना है, अनुमोदन कर लेना है। तो अध्यादेश से काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टेट पीसीएस में तो बहुत बार पूछा गया है। तो जेपीएससी एग्जाम में, बीपीएससी एग्जाम जो होने हैं, ठीक है, यूपी पीसीएस में होने हैं और यूपीएससी, यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग यहाँ बात करेंगे 370 को लेकर। आपको पता ही 370 जो है कहीं ना कहीं पहले जो है जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ होता था। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि इनका योगदान काफी रहा है 370 को हटाने में, इनका ये मुद्दा रहा था। और ये काफी संघर्षरत थे कि भारत में जो है दोहरे जो है कानून नहीं होना चाहिए, क्योंकि 370 जो है ना कश्मीर को अत्यधिक पावर देता था और जम्मू कश्मीर क्या करता था कि इसी पावर को गलत तरीके से यूज करता था। वहाँ की सरकार जो है गलत तरीके से यूज करती थी। और वहाँ पे जो आतंकवाद को लेकर फिर वो अलगाववादी जैसे जो वहाँ पे कृत्य देखने को मिला था, इसलिए वहाँ पे 370 हटाया गया, नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। और इनमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है, जो वो शुरुआती जो है यहाँ पे प्रमुख आंदोलनकारी रहे थे, जो इन्होंने हटाने का कवायद शुरू किया था, ध्यान रखिएगा इसको। फिर देख लीजिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जिसने एमएसपी के तहत दूध को भी शामिल किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूनिक पॉइंट है। हिमाचल प्रदेश जो है ना पहला राज्य हो गया जिन्होंने दूध में एमएसपी दिया है। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आने वाले एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है ये। फिर देखिए यहाँ पे अभी जो है इनसैट 3DS जो है ना, यहाँ पे क्या किया गया है, लॉन्च किया गया। ये हमारा सैटेलाइट है, भारत का सैटेलाइट है। और ये जो है ना, इसका काम क्या रहेगा, मौसम पूर्वानुमान। ठीक है, मौसम पूर्वानुमान करना, साथ ही समुद्री अवलोकनों के लिए और पृथ्वी सतह का, पृथ्वी पे समुद्र पे अवलोकन करना, ऑब्जर्व करना, इन तमाम उद्देश्य के लिए इसको भेजा गया। यहाँ पे याद रखिएगा रॉकेट, जो रॉकेट से भेजा गया है GSLV F14 न्यूज़पेपर में आया हुआ है। और अगर सैटेलाइट से प्रश्न बनते हैं तो इसको उठा के पूछ लेगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा इसको। और अभी जो वर्तमान इसरो के जो अध्यक्ष है एस सोमनाथ, ये भी इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम, रेलवे वगैरह, बैंकिंग वगैरह, ठीक है, एसएससी वगैरह में पूछे जाते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, हो गया। चलिए आगे आते हैं हम लोग। फिर मैंने यहाँ पे बात किया गया एक लिट्टे। देखिए एग्जाम में तो नहीं पता है पूछेगा कि नहीं पूछा, लेकिन लिट्टे को जान लीजिए। ये जो है एक आतंकवादी संगठन था जिसको कि क्या किया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। और ये फिर से जो एक्टिव हो रहा है, ऐसा मतलब देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मादक पदार्थ की तस्करी, हथियारों का तस्करी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो लिट्टे का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये क्या है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। ये भारत, दक्षिण भारत और जो श्रीलंका जैसे देशों में जो है ये तमाम एक्टिविटी करता था, याद रखिएगा। चलिए अभी क्या हो रहा है, लोकसभा और राज्यसभा, नहीं माफ कीजिएगा, लोकसभा और विधानसभा में चुनाव एक साथ कराने की कवायद चल रहा है, देश में बातचीत चल रही है, मांगे उठ रही है। ठीक है, उसी में जो इन्होंने बिहार सरकार ने क्या बोला है कि लोकसभा और विधानसभा दोनों के एक साथ इलेक्शन करवाइए, लेकिन जो स्थानीय, जो लोकल इलेक्शन होते हैं, जैसे कि पंचायती वाला, नगर पालिका को, उसको अलग रखा जाए। क्यों, ऐसा क्यों किया गया है? इसके पीछे इन्होंने बताया कि देखिए, इन्होंने बताया कि जो कमेटी बैठी थी, हाई लेवल जो कमेटी बैठा था
हाई लेवल कमेटी का जो हेड थे, याद रखिएगा, रामनाथ कोविंद, इन्हीं के नेतृत्व में मतलब कमेटी बैठा है और उनको सिफारिश करने के लिए बोला गया है कि आप लोग मुद्दे खोजिए कि कहाँ पे डिफिकल्टीज आ सकते हैं, कहाँ पे फायदे नुकसान हो सकते हैं, सारा जो है पहलू पर ध्यान रखते हुए आप हमें रिपोर्ट दें। तो इन्हीं रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि जो लोकल जो इलेक्शन होते हैं उसको जो है इससे अलग रखा जाए। क्लियर है? अभी उड़ीसा में इलेक्शन होना है। अभी क्या होगा, उड़ीसा एक ऐसा राज्य है अभी जो है जहाँ पे लोकसभा और विधानसभा, ठीक है, दोनों साथ में इलेक्शन होगा, याद रखिएगा। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। अगले मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे, मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। तो अभी जो है आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो बीपीएससी के लिए, जेपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और यूपीपीसीएस के लिए, ठीक है। तो देखिए, कोई भी एग्जाम होता है ना, तो उसके 1 महीना पहले जो है पेपर जो है आपका वो क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। क्लियर है? तो देखिए, एग्जाम है 17 मार्च को होने हैं, तो उसके लिहाज से अभी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। 58 जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार को आप देख लीजिए, 2 लोगों को, 2 महान विद्वान लोगों को मिला है। एक कौन है? रामा भद्राचार्य, जिनको संस्कृत में मिल रहा है, और एक है गुलजार, नाम निगार गुलजार, जो है उर्दू के लिए इनको दिया जा रहा है। और ये उर्दू जो कवि है गुलजार, इनको देखिए कौन कौन सा अवार्ड मिल चुका है। इनको जो है एक इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ, इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, पद्म भूषण मिल चुका है इनको, ठीक है। और 2009 में जो स्लम डॉग मिलियनेयर जो सॉन्ग मूवी बना था, उसमें इनको जो है ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है, ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है। समझ रहे ना? तो ये गुलजार जी का नाम आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। और फिर बात करेंगे साहित्य की, बात करेंगे साहित्य अकादमी के बारे में बात करेंगे, तो उर्दू के क्षेत्र में, उर्दू सब्जेक्ट के क्षेत्र में जो है 5वीं बार इनको मिल रहा है, मतलब 5वीं बार जो अवार्ड दिया जा रहा है, और संस्कृत के क्षेत्र में दूसरी बार। तो यूपीएससी अगर यहाँ से पूछना होगा तो स्टेटमेंट बनाएगी, यहाँ से क्या करेगी, स्टेटमेंट बना के पूछेगी आपसे, ठीक है, फैक्ट नहीं पूछेगी। स्टेट पीसीएस क्या करेगा, सीधा पूछेगा कि इस बार जो है किन लोगों को दिया गया है, और यूपीएससी क्या करेगी, उनके नाम ना पूछकर ये ला पूछेगा कि स्टेटमेंट बनाएगा साहित्य को लेकर, उर्दू को लेकर। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे, यहाँ पे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। देखिए, भारत और नीदरलैंड को, जो नीदरलैंड है ना, जिसको डच बोलते हैं, ठीक है, ने अपने जो संबंधों को मजबूत करने के लिए एक पहल शुरू किया था, मतलब वहाँ पे प्रोग्राम वगैरह चलाया जा रहा है, ट्यूलिप प्रोग्राम। इसमें इंपॉर्टेंट मुझे ये लग रहा है कि डुप्ले का नाम याद रखिए। आपने जब हिस्ट्री पढ़ा होगा तो डुप्ले का नाम सुना होगा। ये डुप्ले वही व्यक्ति है, मतलब ये कहाँ का था, डच का था, ये गवर्नर जनरल था डच का। ये वही व्यक्ति है जो भारतीय जो राजा थे ना, जो रियासत थे, उनके बीच में जो आपसी लड़ाई होता था ना, उसमें पार्टिसिपेट करने लगा ये, ठीक है। मान लीजिए 2 राजा हैं, दोनों राजा लड़ाई कर रहे हैं, तो एक का समर्थन कर रहा है कि चलो तुमको हम गद्दी पे बैठा देंगे, तुम्हारी मदद करते हैं। ऐसे करते क्या किया, वो जो है भारतीय जो कल्चर है, भारतीय कल्चर में वो घुसा, वो, ठीक है, भारत की जो राजनीतिक है उसमें वो एंटर किया। यही डुप्ले है। और डुप्ले को फॉलो करते करते फिर अंग्रेज ने इनकी जो नीति को फॉलो किया, फिर अंग्रेजों ने 200 साल तक भारत पर कब्जा किया था, याद रखिएगा। तो डुप्ले को लेकर क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीसीएस में, ठीक है, और यूपीएससी में पूछा गया है, तो आप इस फैक्ट को याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे न्यूज में आ गया है, देखिए, पोखरण जो पता ही राजस्थान में है, यहाँ पे हमारा जो है परमाणु परीक्षण हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे वायु शक्ति अभ्यास भी चल रहा है। वायु शक्ति अभ्यास क्या होता है, यहाँ पे हमारे जो वायु शक्ति है, जो हमारा जो एयर जो सिस्टम है, उस पर मजबूती को यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है, दिखाया जाता है, ठीक है, कि हमारी जो तैयारियां हैं वो परिपूर्ण है, किसी तरह के चूक नहीं, 1% भी चूक नहीं होगा हमारे तैयारियों में। तो याद रखिएगा, इस पर जो है मिराज 200, सुखोई, जगुआर, हॉक जैसे तमाम जो है युद्ध वाले जहाज जो है इसमें हिस्सा लिया, ठीक है। आपको याद रखना है एग्जाम में सीडीएस कौन है, तो जनरल अनिल चौहान, ये इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के लिए, बीपीएससी में तो पूछने वाला इस वाला, ठीक है। और जितने भी एग्जाम होने वाले वनडे एग्जाम वहाँ के लिए महत्वपूर्ण हो गया। साथ ही साथ क्योंकि भारत की चुनौती क्या मिल रहा है, अभी चीन और पाकिस्तान दोनों तरफ से हम लोग को चुनौती मिल रहा है, ठीक है, दोनों तरफ से हमारी जो रिलेशन जो है तनावपूर्ण है, तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए प्रदर्शन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए, देखिए यहाँ पे ये जो है विश्व हिंदू परिषद ने जो है एक आपत्ति जताया है कि 2 शेरनी का नाम जो है ना इन्होंने बदला है। तो एक शेरनी का नाम जो सीधा नाम रखा है, उसके नाम पे जो इनको विवाद हो गया। क्यों हुआ है? क्योंकि एक जो शेर था उसका नाम अकबर है, तो ऐसा लेकर जो यहाँ पे पटिशन दायर किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस आर्टिकल को। फिर आइए हम लोग देखते हैं कार्बेट बाघ अभ्यारण्य कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है। कार्बेट बाघ अभ्यारण्य उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। ये इंपॉर्टेंट बन गया, ठीक है। कार्बेट जो न्यूज में जो नेशनल पार्क आते हैं या आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आते हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो कार्बेट बाघ अभ्यारण्य जो है ना इंपॉर्टेंट हो गया। और यहाँ पे रामगंगा जो है ना नदी बहती है, रामगंगा नदी बहती है, याद रखिएगा। क्योंकि
यूपीएससी पूछेगा तो बोलेगा कि इस पार्क में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कौन सा नदी पास करता है। लेकिन स्टेट पीसीएस वगैरह या अदर वनडे एग्जाम पूछेगा तो डायरेक्ट पूछेगा कि कार्बेट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। तो दोनों फैक्ट आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे। देखिए ये एडिटोरियल पेज का है, तो यहाँ पे आपको पता ही है मुद्दे यहाँ पे जो दिखाया गया है, विपक्ष की तरफ से मुद्दा उठाया गया है कि हमारी जो सरकार थी, हमारी सरकार के कार्यकाल में ग्रोथ रेट ये था, और जो जो एनडीए है, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक जो गठबंधन है, उनका जो ग्रोथ रेट ये है। तो इस तरह का यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन करके इस आर्टिकल में दिखाया गया है। जिनको भी इंटरेस्टेड है वो लोग पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण देखने को मिल रहा है, अभी जो क्या चल रहा है एमएसपी को लेकर, जो किसान विद्रोह कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, तो उन्हीं पे ये आर्टिकल केंद्रित है कि कृषि क्षेत्र में सुधार होना चाहिए। ठीक है, कृषि क्षेत्र में सुधार होना चाहिए, क्योंकि मंडी व्यवस्था और आढ़तिया जो सिस्टम है, याद रखिएगा, पूछेगा कि कृषि क्षेत्र में क्या क्या चुनौतियां हैं, तो पुरानी जो मंडी व्यवस्था है आपको बताना होगा। आंसर राइटिंग की बात कर रहा हूँ मैं। फिर यहाँ पे जो आढ़तिया जो होते हैं ना, जो उनका भूमिका है, उसको लेकर भी यहाँ पर सुधार करने की बात की गई है। ठीक है, उसमें बदलाव होना चाहिए। रही बात यहाँ पे एमएसपी को जो है लागू करने की, गारंटी देने की, तो देखिए यहाँ पे काफ़ी यहाँ पर टेंशन हो जाएगा, क्योंकि साथ ही साथ एमएसपी जो मांग ही रहे हैं किसान लोग, और पेंशन भी मांग रहे हैं कि मुझे जो है 10,000 रुपये का जो है मासिक पेंशन मिलना चाहिए। क्लियर है? तो ये अगर इस तरह की चीज़ों को, इस तरह की मांगों को अगर सरकार मान लेती है, कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी रहे, चाहे कांग्रेस की रहे, बीजेपी की रहे या अन्य पार्टी भी रहे, कोई भी इस चीज़ को नहीं मांगेगा, क्योंकि अगर इस तरह की जब बांटने लगेगा तो सरकारी खजाना खत्म हो जाएगा। सरकार के पास इतना बजट नहीं है। क्लियर है? तो ये चीज़ यहाँ पे आर्टिकल बताया गया है। फिर इन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पे इसी आर्टिकल में यहाँ पे लिखा गया, जो मैंने अभी बात किया, कि यहाँ पे कोई भी जो है पार्टी, इस तरह की पार्टी जो है ना, नहीं मानेंगे। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस बोल रही है कि हम सरकार में अगर आएंगे तो हम जो एमएसपी को लागू कर देंगे। अगर वो भी सरकार में आती है ना, तो वो भी ऐसा नहीं कर पाएगी, क्योंकि इससे क्या होगा, पूरा वित्तीय बोझ पड़ेगा हम लोग पे। ठीक है, मतलब सरकारी खजाना पे पड़ेगा। क्लियर है? तो ये जो है, आप किसानों को बरगलाए नहीं, यहाँ पे यही बताया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि आप कांग्रेस को बरगलाए नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ, जो भी जायज़ मांग है, जो कि लगता है कि हाँ होना चाहिए, तो उस पर जो है सरकार और जो है किसान जो मोर्चा है, कि जो प्रमुख लोग हैं, उन लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। क्लियर है? चलिए, फिर यहाँ पे 2 फैक्ट और हम लोग को देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे क्या फैक्ट मिलने को मिल रहा है। बदलता बाजार परिदृश्य में, मार्केट में, यहाँ से इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, जब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछना होगा टॉपिक से, तो वहाँ पे पूछता है, सीधा पूछता है कि टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद के एग्जाम्पल बताएं। बोल देगा कि टिकाऊ उत्पाद जो है किसको कहते हैं, तो वैसा सामान, वैसा गुड जिसका जो है जो जीवन लाइफ होता है ना, लाइफ कितना होता है, 3 वर्ष से अधिक होता है। जैसे कि उसमें आपको टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सारे क्या है, टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद है। ये तमाम चीज़ को याद रखिएगा। और एक होता है लग्जरी आइटम, विलासिता। ठीक है, उसके अंदर अगर कौन सा प्रोडक्ट आता है, यूपीएससी ऐसे ही पूछता है, तो उसमें आ गया एंटिक सामान हो गया, ठीक है, स्पोर्ट्स कार हो गए, ललित कला हो गया, एंटिक पेंटिंग हो गया, ठीक है, डाक टिकट हो गया। ये तमाम चीज़ विलासितापूर्ण होता है, और ये सब चीज़ का प्राइस इतना अधिक होता है ना, कि आम जनता से जो है बहुत दूर होता है वो। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे जो है ये बात की गई है कि ऑनलाइन किस तरह जो है हमारा जो है ऑनलाइन जो है पूरा मार्केट पे कब्जा करते जा रहा है। ठीक है, क्या पूंजीवाद बाजार में किस तरह ऑनलाइन जो है मार्केटिंग करते जा रहा है। और यहाँ पे एमआरपी को लेकर भी बात की गई कि एमआरपी को डिसाइड करने का जो फैक्टर है, किस आधार पे, किस मापदंड पे जो एमआरपी आधार जो है यहाँ पे डिसाइड किया जाता है, वो भी एक चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि देखिए लागत होता है 10 रुपया, लेकिन एमआरपी दिखा दिया जाता है 500 रुपया। ये जो गैप है, ये जो यहाँ पे मापदंड है, उस पर बातचीत की गई है। ठीक है, चलिए, फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अगले मुद्दे पे। मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है दंगल गर्ल। देखिए दंगल गर्ल के नाम से जो फेमस जो अभिनेत्री थी, आपने दंगल मूवी देखा है, तो उसमें जो महिला जो थी, जो विनेश फोगाट करके जो थी महिला जो खिलाड़ी थी, उनका जो बचपन जो किरदार किए थे, उनका नाम था सुहानी भटनागर। तो उनकी जो है मृत्यु हो गया। तो सुहानी भटनागर को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सुहानी भटनागर, क्योंकि ये नेशनल जो है न्यूज़ बन जाता है, ये सब आप इसको याद रखिएगा, वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे जो है बात करेंगे एमएसपी पे अध्यादेश लाने की बात करें। देखिए स्वामीनाथन जो फॉर्मूला याद रखिएगा, स्वामीनाथन जो फॉर्मूला था वो जो है एमएसपी लागू करने की बात करता था, और उनका जो फॉर्मूला था C2 + 50%, ये फॉर्मूला है। ठीक है, हम लोग ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे नहीं जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में जो है टेक्नोलॉजी पे नहीं पूछता है, एक सिंपल जो है समझ पूछता है वहाँ पे। साथ ही A2+ जो है, और सरकार बोल रही है कि हम A2+ जो है FL पे बात करेंगे। क्लियर है? तो ये तमाम चीज़ आपको देखने को मिलेगा। 23 फसल आता है एमएसपी के अंतर्गत, ये भी याद रखिएगा। फिर करीब जो है ना 2.5 लाख करोड़, अगर मान लीजिए एमएसपी अगर हम लोग अगर इसको मान भी जाता, सरकार मान भी लेती है ना, तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो वित्तीय बोझ पड़ेगा।
एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर सही होता है अर्थव्यवस्था के लिए, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर बढ़ जाएगा ना तो नुकसान होता है। इसी तरह क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी में कि रेवेन्यू एक्सपेंस में कौन कौन सा आता है। आप सब्सिडी देखते हो, एम्प्लॉयर का सैलरी देखते हो, एम्प्लॉय का सैलरी देखते हो, पेंशन देखते हो, ये सब क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। अगर सरकार एमएसपी मान लेती है ना तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंस पे आ जाएगा। और रेवेन्यू एक्सपेंस अगर ज़्यादा बढ़ गया तो ये सरकार के लिए, देश के लिए सही नहीं होता है। क्लियर है, ये आर्टिकल पे आपको देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के बारे में बात की है क्योंकि दूध पे एमएसपी लागू करने वाला पहला राज्य है, ये इंपॉर्टेंट बनेगा, ये ध्यान में रखिएगा। फिर एक और स्कीम है वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जो कि राजीव गांधी प्राकृतिक खेती योजना, याद रखिएगा। स्टेट का जो है ये योजना है और न्यूज़ में आ गया तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो राजीव गांधी जब भी एग्जाम में पूछने जाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन बने जा सकते हैं। राजीव गांधी प्राकृतिक जो खेती योजना है वो हिमाचल प्रदेश का योजना है। ठीक है, इसके बाद व्यापार में आते हैं हम लोग। तो देखिए, चीन का जो विदेश मंत्री है ना, नाम याद नहीं रखना है, मुद्दा क्या है ये समझ लिए। एक सम्मेलन हो रहा है जर्मनी में, क्या नाम है उसका, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये जो है 5-6 दिन से आ रहा है न्यूज़ में, जर्मनी म्यूनिक, ठीक है, म्यूनिक सम्मेलन। देखिए, जो भी न्यूज़ अगर पेपर में रिपीट होने लगे ना, 5 से 6 दिन कंटिन्यू आ रहा है ना, तो उसको ध्यान में रखिएगा, उस पर नज़र बना कर रखिएगा। एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है वहाँ से। और ये इंपॉर्टेंट भी है, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन जो है ना, एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन होता है। यहाँ पे जो देश जो है ना, तमाम देश अपनी सुरक्षा को लेकर, ठीक है, यहाँ पे बातचीत करते हैं। तो ये कहाँ हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है, याद रखिएगा। और तो यहाँ पे चाइना को लेकर, चाइना के जो विदेश मंत्री है उन्होंने कहा कि जो देश जो है आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं और आत्मनिर्भरता व्यापार के बारे में जो बात कर रहे हैं, और इस लिहाज से वो जो है चाइना से व्यापार करने को जो है दूर हो रहे हैं, तो ये सही नहीं होगा, उनको नुकसान ही होगा। इस तरह की बातें यहाँ पे की गई है। फिर हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश, भारत देश और बांग्लादेश। ठीक है, भारत जो है ना, बांग्लादेश जो है भारत का पड़ोसी देश है, क्लियर है। और बांग्लादेश जो है ना, एक त्रिपुरा राज्य है हमारा, त्रिपुरा राज्य है, तो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ, याद रखिएगा ये भी। ठीक है, बांग्लादेश और बांग्लादेश के साथ जो भारत का जो सीमा है ना, जो सीमा होता है ना, सबसे अधिक लगता है। जितने भी तमाम जो पड़ोसी देश है, जैसे कि चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, फिर बांग्लादेश हो गया, मालदीव हो गया और भूटान हो गया, नेपाल हो गया, इन तमाम देशों के मुकाबले बांग्लादेश के साथ जो है ना हमारा जो बाउंड्री से अधिक होता है, एग्जाम में पूछेगा 4096, याद रखिएगा। और सबसे कम होता है अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ कितना होता है, 106 किलोमीटर का ही है। तो यहाँ इस मुद्दे पर क्या बातचीत किया गया है, भारत और जो है बांग्लादेश अब अपनी करेंसी पे व्यापार करेंगे, अपने रुपये पे। जैसे वहाँ का रुपया क्या है, टंका, और हमारा रुपया क्या है, रुपया। तो ये दोनों के बीच में जो है ना व्यापार होगा। अब डॉलर पे निर्भरता जो है ना कम होगा। ठीक है, क्योंकि हमें भारत के जो रुपया है ना उसको अब ग्लोबल रुपया बनाना है, उसी दिशा में जो है ये महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। ठीक है, आंसर राइटिंग में आपको ये पॉइंट लिख दीजिएगा तो मुझे लगता है कि बेहतर वो हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, जो भी हाउसवाइफ होती है ना, हाउसवाइफ के द्वारा जो काम किया जाता है, जो गृहिणी होती है, ठीक है, और जो एक पुरुष होते हैं जो बाहर जाके काम करते हैं, पैसा अर्न करते हैं, तो दोनों में तुलनात्मक रूप से जो ना भेदभाव नहीं होगा, दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आप ये नहीं कहोगे कि आप हाउसवाइफ है तो आप अर्निंग नहीं करते हो, आपका कोई वैल्यू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी एक मामला जो है इंश्योरेंस को लेकर हुआ था, एक महिला को जो यहाँ पर डेथ हो गया था एक्सीडेंट में, तो उसको जो कंपनसेट के नाम पर बहुत कम राशि दिया जाता। जो भी पिटिशनर थे उन्होंने हाई कोर्ट, लोकल कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, तो उनको फैसला मिला कि उनका भी इंपॉर्टेंस इक्वल है। तो जो बीमा कवर करने वाली जो कंपनी है, अब उनको जो है मुआवजा देना होगा। ठीक है, कैलकुलेट करके। चलिए, फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ये क्या है, चुनावी बॉन्ड को लेकर। पता ही है, चुनावी बॉन्ड को जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध करार दे दिया गया है। क्यों दिया गया, 2 आधार है, याद रखिएगा। एक तो आर्टिकल 91 में, इसमें क्या बोलता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस की जो स्वतंत्रता है, इसी आर्टिकल में मेंशन, याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में, हजारों दफा एग्जाम में पूछा गया, इस पॉइंट को एकदम याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो है ना आरटीआई जो एक्ट है उसको उल्लंघन करती थी चुनावी बॉन्ड, क्योंकि अगर आप सूचना मांगते हो, लोकतंत्र में क्या होता है, जनता को जानने का अधिकार है, जनता को जानने का अधिकार है कि हमारी जो पार्टियां हैं जिसको हम वोट करते हैं, वो लोग जो है अपने इलेक्शन के लिए पैसा कहाँ से इकट्ठा कर रही है, कौन लोग इसको देता है, क्लियर है। तो ये जानने का लोकतंत्र में अधिकार है। अगर आप इसी अधिकार को हटा दीजिएगा और कहिएगा कि लोकतंत्र है, तो ये सही नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर जो है चुनावी बॉन्ड को खत्म कर दिया है, क्लियर है। लेकिन अभी नाम याद रखिएगा, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है अभी, राजीव कुमार। ये वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो डीवाई चंद्रचूड़, इनका भी नाम याद रखिएगा, वनडे एग्जाम में पूछता है, ये भी बार बार पूछेगा। साथ ही और हम लोग क्या बात करेंगे, उड़ीसा भी अभी जो राज्य है, अभी लोकसभा और विधानसभा, ठीक है, दोनों एक साथ एग्जाम यहाँ पे इलेक्शन होने हैं। ठीक है, उड़ीसा, तो यहाँ पर देखने लायक होगा कि उड़ीसा में किस तरह जो यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे टैकल किया जाता है, क्लियर है। क्योंकि अभी एक देश एक इलेक्शन की बात की जा रही है पूरे सिनारियो में। और रामनाथ कोविंद जी का नाम याद रखिएगा, जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं,
ठीक है। उन्हीं के जो है अध्यक्ष में कमेटी बैठाया और रिपोर्ट देने को कहा गया कि इस मुद्दे पे आपका क्या विचार है। चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं अपने मुद्दे पे। अगला मुद्दा कहाँ है हमारा, ये देखिए, देश दुनिया। ये तो पूरा पेपर ही पढ़ना पड़ा मुझे आज। इस्लामिक स्टेट याद रखिएगा, जो भी हमारा जो अफ्रीका कंट्री है ना, वहाँ पर जो पश्चिमी अफ्रीका है और साहिल, ये न्यूज़ में आ गए क्षेत्र, याद रखिएगा। साहिल भी कहाँ है, वेस्टर्न अफ्रीका का ही पार्ट है। तो यहाँ पे जो है ना, इस्लामिक स्टेट की जो गतिविधियाँ हैं वो पूरे देश के लिए, ठीक है, पूरे विदेशों के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। और ये रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र का रिपोर्ट है ये, तो याद रखिएगा। वेस्टर्न अफ्रीका और साहिल जो है यहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता के कारण जो है न्यूज़ में रहता है। यूपीएससी पूछता है कि राजनीतिक अस्थिरता के कारण कौन सा देश जो है अभी हाल में जो है कुछ दशकों से न्यूज़ में रहा है, तो अफ्रीकन, याद रखिएगा, वेस्टर्न अफ्रीका। साथ ही हम लोग बात करेंगे सुरक्षा परिषद में सुधार। भारत का प्रयास है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ना, यूएनएससी, कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा पेन का, तो मजा आएगा देखने में। देखिए, हाँ, यूएनएससी है ना, यूएनएससी। यहाँ पे जो हमारा जो प्रयास है, भारत का प्रयास है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये संस्था है ना, 1945 के जो है 1945 के जो वैश्विक जो परिदृश्य था उसके अनुसार ही है अभी। ये 2024 का जो है क्या कर रही है, प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रही है। तो ये हमारे जो है ना, ये परमानेंट मेंबर है सुरक्षा काउंसिल में, ठीक है। भारत की जो प्रतिनिधित्व करती है रुचिरा कंबोज, ये बीपीएससी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। रुचिरा कंबोज, या नाम याद रखिएगा, इनका फेस देख लीजिए, यही है हमारे, जो कि भारत में सुधार के जो मुद्दा है यही उठाते हैं हमारे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। इन्होंने कहा कि हम लोग कई बार प्रयास कर रहे हैं कि इस मुद्दे को जो है जल्दी से जल्द लिया जाए और इसमें सुधार किया जाए, क्योंकि जो 5 देश है ना, ये चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, ये 5 जो कंट्री है ना, P5 कंट्री है, ये अपने आप को जो है परमाणु संपन्न कंट्री मानते हैं, और भारत और इजराइल को जो परमाणु संपन्न कंट्री मानने से इनकार करते थे, ठीक है। आपको याद रखना चाहिए। वीटो पावर इनको मिलने का मतलब क्या होता है कि जो भी ग्लोबल जो निर्णय होगा ना उसको इफेक्ट करने का इनके पास पावर आ गया। तो P5 या तो आप लोग छोड़ दें, या तो जो भी डिजर्व करते हैं, जैसे भारत डिजर्व करता है, इजराइल डिजर्व करता है, ठीक है, इन तमाम कंट्री को भी जो यहाँ पे मिलना चाहिए, क्योंकि भारत जो है पूरी दुनिया का जो है नंबर 1 पॉपुलेशन हो गया है। और उसकी आवाज़ जो है हम लोग नहीं उठाएंगे तो क्या ये अदर कंट्री लोग उठाएंगे, बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे इस चीज़ का बात उठाया गया है। साथ ही G20 के बारे में जिक्र किया गया कि G20 का जो सम्मेलन हुआ था वो भारत के अध्यक्षता में हुआ था, और भारत ने किस प्रकार जो है अफ्रीकन यूनियन के जो है उसमें मेंबर बना दिया है। अब G20 में जो है अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो गया है। तो इस तरह के जो मुद्दे यहाँ पे उठाए गए हैं। भारत जो है जो पीस अभियान होता है, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का पीस अभियान, उसमें भारत जो है अपना बढ़ चढ़ का योगदान देता है, और जो यूनाइटेड नेशन का जो क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड होता है, जो नियम होता है, उसको फॉलो करता है, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और भारत का जीडीपी भी जो है पूरा लार्ज हो, पूरा विश्व का 5वां जो है जीडीपी है ये, समझ रहे हैं ना। इन तमाम फैक्टों के आधार पर जो है भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लाल सागर को लेकर। लाल सागर जो है न्यूज़ में आ गया। लाल सागर न्यूज़ में इसलिए आ रहा है, रेड सी इसलिए न्यूज़ में आ रहा है क्योंकि पूरे वर्ल्ड का जितना भी व्यापार होता है ना, 15% व्यापार वहीं से होता है। और वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो समुद्री डाकू है, लुटेरे हैं, जैसे कि मलेशिया समूह आपने देखा होगा, हुती विद्रोही होगा, इन तमाम जो है वहाँ पे चुनौतियाँ उत्पन्न कर रहे हैं। आवाज जो जहाज वहाँ से पास हो रहे हैं उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनसे लूटपाट कर रहे हैं। तो ये चुनौती बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अमेरिका के जो है यहाँ पे समकक्ष, जिसको काउंटर पार्ट बोलते हैं, और ये हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर जो है हमारे क्या है, एस जयशंकर, दोनों जो है आप बातचीत कर रहे हैं, दोनों अपने देशों के जो रिलेशन है उन पर बातचीत कर रहे हैं, जो चुनौतियां हैं उसको कैसे टैकल करना है उस पर बातचीत हो रहा है, ठीक है। और भारत सक्षम है किसी तरह से चुनौतियों से निपटने के लिए। क्लियर है? चलिए फिर बात करेंगे। देखिए, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और उस पर नज़र रखना बहुत जरूरी है, मतलब क्या क्या हरकत हो रहा है। तो वहाँ पर एग्जाम कैसे क्वेश्चन पूछता है, बीपीएससी में खास करके पूछता है कि इमरान खान की जो पार्टी, याद रखिएगा, तहरीन-ए-इंसाफ पार्टी, एग्जाम ऐसे पूछ देगा कि जो इमरान खान की जो पार्टियां हैं क्या है, तो 4 पार्टी के नाम दे देगा, उसमें याद रखना है तहरीन-ए-इंसाफ पार्टी, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे रूस के विपक्षी नेता नवलीन, ये तो और इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, ये आने वाले एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण हो गया, नवलीन हत्या। क्योंकि देखिए, किसी विपक्ष नेता का हत्या हो जाना ये अपने आप में बहुत बड़ा न्यूज होता है, ठीक है। तो रूस के जो विपक्ष के नेता हैं नवलीन की हत्या की जाने, पिछले बार जो बीपीएससी में रूस की तरफ से ही क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ग्रुप था, हाँ वासेनार ग्रुप, नहीं वासेनार ग्रुप नहीं, कुछ और था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, कल भी मैंने डिस्कस किया था। तो वो जो लड़ाकू जो ग्रुप था, हाँ वेगनार ग्रुप, ठीक है, तो रूस का ही था वो वेगनार ग्रुप। तो इस तरह जो है नेता नवलीन की हत्या जो हुआ ना, विपक्ष जो नेता नवलीन, उनका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। तो यहाँ पे न्यायपालिका और कार्यपालिका को लेकर यहाँ पे आर्टिकल दिया हुआ है, न्यायपालिका और कार्यपालिका। इन्होंने कहा है
एक जो है पूर्व जो है न्यायाधीश रह चुके सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि न्यायपालिका और जो है कार्यपालिका में थोड़ा सा मतभेद होना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा अगर होता है ना मतभेद तो अच्छा होता है लोकतंत्र के लिए, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। इसी आर्टिकल पे यहाँ पर लिखा गया है और इन्होंने कहा कि संविधान में जो है नियंत्रण और संतुलन की बातें की गई है, ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए तो विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका जैसे जो यहाँ पे प्रावधान किया गया है। क्लियर है? इस फैक्ट को पढ़ सकते हैं आप लोग। फिर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के जो अध्यक्ष है हंसराज अहीर, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल जो है बैकवर्ड क्लास के जो आयोग होते हैं उनके जो अध्यक्ष है हंसराज अहीर। कल जो न्यूज़ में आया था आपका जो एससी को लेकर जो आयोग है वो भी क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। जो भी न्यूज़ में आते रहते हैं उनका ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और स्पोर्ट्स सेक्शन में मुझे खास नज़र नहीं आया। एक हाँ फैक्ट है, तिरंदर पाल जो है सिंह है वो जो है आपके गोला फेंकते हैं, ठीक है। एग्जाम में ऐसे पूछता है कि इनका किन खेल से संबंध है, तो गोला फेंकते हैं। और ज्योति यारजी और हरमिनल बैंस ये जो है आपके धाविका है, ठीक है, रनर है। तो ऐसे फैक्ट को आपको याद रखना होगा। तो ये था महत्वपूर्ण फैक्ट जो मैंने आपको डिस्कस किया आज, जो लंबा हो गया 25 मिनट के आसपास जो वीडियो बन गया है। और आई होप आप लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे। कोई भी इंक्वायरी होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।